हेलो, हाय, नमस्ते सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया होंगे। तो फिर आओ सुनाते हैं आज की चटपटी खबरें। आज है 13 अक्टूबर और आज का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। पहला आर्टिकल आता है हमारा पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप से रिलेटेड। जी हाँ, अगर हमारे देश भारत की बात करें, जैसा कि आप जानते हैं बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है हमारे देश में। तो ऐसे ट्राइबल ग्रुप्स रहते हैं जो कि काफ़ी थोड़े बैकवर्ड हैं, काफ़ी वल्नरेबल हैं, क्योंकि इनके जो जीने के तौर तरीके हैं काफ़ी ट्रेडिशनल हैं, मेन स्ट्रीम से वो एकदम दूर हैं और इनके कस्टम वगैरह सब कुछ बहुत अलग होते हैं। इतने पढ़े लिखे नहीं होते हैं, बहुत आइसोलेटेड होते हैं। तो ये काफ़ी बैकवर्ड हैं, इनकी पॉपुलेशन उतनी नहीं है। तो इनको इनका डेवलपमेंट प्रमोट करने के लिए इसके लिए स्टेप्स लिए जाते रहते हैं। ठीक है, तो अभी ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि छत्तीसगढ़ में एक ट्राइब है बैगा नाम से रिलेटेड, उनको हैबिटाट राइट्स दिए गए हैं। जी हाँ, और किस एक्ट में? तो ये दिए हैं फॉरेस्ट राइट्स एक्ट में 2006। अब इससे होगा ये कि इनको फॉरेस्ट में राइट्स दे देंगे, तो जिससे ये अपने हैबिटाट को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। अपने जो इनके सोशल कस्टम्स हैं, कल्चरल इनकी जितनी भी प्रैक्टिसेस हैं और इनके बाकी तौर तरीके, हर चीज़ को, इनकी जो ट्रेडिशनल नॉलेज है उसको सेव कर पाएंगे। जी हाँ, ऐसी ही न्यूज़ अराउंड 1-2 महीने पहले भी आई थी। कामर ट्राइब करके एक ट्राइब है, उनको भी हैबिटाट राइट्स दिए गए थे और मज़े की बात यह है कि इनको दिए गए थे अगस्त 9 को, जिस दिन आता है वर्ल्ड ट्राइबल डे। जी हाँ, और प्राइमरी एम यही है फॉरेस्ट राइट्स एक्ट का कि भाई इनके जो राइट्स हैं वो प्रोटेक्ट हो सकें, इनको मेन स्ट्रीम से जोड़ा जा सके। तो ये देखो आप फोटो में, ये है बैगा ट्राइब। ध्यान से देखिए इनके हाथों में कितने टैटूज़ बने हुए हैं, कैसे ऑर्नामेंट्स पहने हैं, तो काफ़ी डिफरेंट होते हैं ये लोग। ठीक है, तो ऐसे अराउंड 75 ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं हमारे कंट्री में और इनको सेंटर ने रिकॉग्नाइज़ किया है। किसके रिकमेंडेशन पे? देबर कमीशन 1961 में बनी थी। ठीक है, 73 में इनको प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स कहा गया था और 2006 में इनको रीनेम किया गया और इनको पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स बोला गया। और अब भाई ठीक है, हमने वो तो दे दिया इनको कि इनको क्लासिफाई कर दिया पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स में, लेकिन किस बेसिस पे किया? किसी को भी उठा के थोड़ी कर देंगे, कुछ तो क्राइटेरिया होगा ना। हाँ, तो वो क्राइटेरिया है और वो क्राइटेरिया ये था कि इनकी जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस होंगी, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, काफ़ी प्रिमिटिव होंगी, काफ़ी पुरानी, और हंटिंग गैदरिंग वगैरह करते हैं ये लोग। पॉपुलेशन काफ़ी कम या फिर स्टैग्नेंट है, पढ़े लिखे उतने नहीं होते, आइसोलेटेड होते हैं, मेन स्ट्रीम से ज़्यादा घुलते मिलते नहीं हैं, ज़्यादा बोलते चालते नहीं हैं। जी हाँ, कम बोलते चालते हैं, बिल्कुल मेरी तरह। एब्सेंस ऑफ रिटन लैंग्वेज, इनकी कोई रिटन लैंग्वेज नहीं होती है। स्लो रेट ऑफ चेंज, ज़्यादा चेंज नहीं होना चाहते, जैसे हैं वैसे रहना चाहते हैं, अपने प्रैक्टिसेस में ज़्यादा बिलीव करते हैं। तो हैबिटेट राइट्स से इनको क्या फ़ायदा भाई? इनको ये फ़ायदा है कि भाई इनकी प्रैक्टिसेस सेव हो जाएंगी, इनके लाइवलीहुड जो इनके मीन्स अलग अलग तरीके के वो सेव हो जाएंगे, वो कंजर्व होंगे। इनकी ट्रेडिशनल नॉलेज, इंटेलेक्चुअल नॉलेज अबाउट बायोडाइवर्सिटी, इकोलॉजी, उनके बारे में हमें पता पड़ेगा, वो हम सस्टेन कर पाएंगे, क्योंकि वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है यार, बहुत ज़्यादा। हम जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, को एग्जिस्टेंस की बात करते हैं सभी जीव जंतुओं के साथ, पूरे इन्वायरमेंट के साथ, तो ये नॉलेज बहुत बहुत काम आने वाली है। अब समझे? और ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जैसा कि आप जानते हैं फॉरेस्ट में कितने तरह तरीके के जड़ी बूटियाँ और जाने क्या क्या मिल पाते हैं। उनसे डिजीज़ काफ़ी सारी
क्योर होती हैं, उसमें बहुत तरीके के नुस्खे होते हैं जो हमें पता चल सकते हैं। तो उनकी नॉलेज बहुत इम्पॉर्टेंट है, उन्हें कंजर्व करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ द नेचुरल कल्चरल हेरिटेज, एक हेरिटेज भी हमें सेव करनी है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो अभी तक हमने 7 ऐसी ट्राइब्स को पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स माना है। उनमें से जैसे मैंने बता रखे हैं थोड़े डिफ़िकल्ट नेम हैं, मुझे नहीं पता है कि इनको कैसे प्रोनाउंस करना है, तो मैं गलत कर रही होंगी, लेकिन आपको बेयर करना पड़ेगा, नहीं तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं इनको क्या बोलते हैं। अबुझ, माडिया, बैगा, बिरहोर, कामर, पहाड़ी कोरवास, ये की थी सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज। भुंजिया, पांडोस, ये की थी स्टेट गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज। और सबसे ज़्यादा ट्राइबल ग्रुप्स ये वल्नरेबल वाले उड़ीसा में हैं, अराउंड 13। उसके बाद आंध्र प्रदेश में अराउंड 12 हमारे देश में अभी हमने क्या पढ़ा था, जब अगस्त 9 पे हमने पढ़ा था वर्ल्ड ट्राइबल डे, तो वो वर्ल्ड से रिलेटेड था, ठीक है। अगर देश की बात करें तो देश में हमारे जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को बनता है, जिस दिन बिरसा मुंडा की बर्थ एनिवर्सरी होती है। जी हाँ, क्योंकि ट्राइबल्स का काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है हमारे फ्रीडम फाइटिंग में, हमारी हिस्ट्री में, उसी को रिकॉग्नाइज करने के लिए ये कदम उठाया गया था। तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है, काफ़ी सारे स्टेप्स लिए जा रहे हैं रिसेंटली इनके डेवलपमेंट के लिए, इनके रिकॉग्निशन के लिए, तो आपको ये ध्यान रखने हैं, ठीक है। इनफैक्ट अभी जो मेंस हुआ था उसमें क्वेश्चन तक आया था कि इनका क्या कंट्रीब्यूशन था हमारी हिस्ट्री में, हमारे फ्रीडम फाइटिंग में, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। और अराउंड 75 ऐसे ग्रुप्स हैं हमारे देश में, जो कि 18 स्टेट्स और एक यूनियन टेरिटरी में हैं। सिग्निफिकेंस वही सब, ट्रेडिशनल लाइवलीहुड इनका जो है सेव कंजर्व हो पाएगा, इनके पास एक इकोलॉजिकल नॉलेज है वो हम यूज़ कर पाएंगे। प्रोटेक्ट, कंजर्व, गवर्नेंस, इनका सोशल सिस्टम, कल्चर वगैरह, और इनके लिए जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स लाते हैं वो हम अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, इनको एम्पावर कर पाएंगे, इनको भी बेसिकली भागीदार बना लेंगे, इनको इनकरेज करेंगे कि आप भी पार्टिसिपेट कीजिए। आपके कोलैबोरेशन के बिना हम आपका भी डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे। इस तरह से इनको समझा बुझा कर जो है इनके डेवलपमेंट में इनको ही, इनके साथ ही पार्टिसिपेट करके जो है आगे बढ़ाया जाएगा, ठीक है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। और बस यही सब लिखा है यहाँ पे। इनको सेंस ऑफ आइडेंटिटी मिलेगी, ओनरशिप मिलेगी कि हाँ हमारा भी कुछ वजूद है। और इम्प्रूव पार्टिसिपेटरी एरिया डेवलपमेंट थ्रू गवर्नमेंट सपोर्ट। बेगा ट्राइब्स की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा एमपी में पाई जाती है, जी हाँ, और छत्तीसगढ़ में भी होती है। यूपी झारखंड में इनकी थोड़ी बहुत पॉपुलेशन मिलती है। ये करते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जी हाँ, जिसको बेवार बोलते हैं। बेवार, नॉट बी अवेयर, इट्स बेवार, ठीक है। फॉरेस्ट प्रोड्यूस कलेक्ट करते हैं, वही उसी से जो है इनका खाना होता है। फिशिंग करते हैं सस्टेनेंस के लिए। जो वुमेन होती है इनकी वो टैटूज़ बनवाती हैं और उस टैटू की कला को गोदना बोलते हैं, जी हाँ। और कामर ट्राइब्स वो भी अराउंड एमपी छत्तीसगढ़ में मिलती हैं, उनकी वुमेन भी टैटू वगैरह बनवाती हैं और इनको स्पेशल बैकवर्ड ट्राइब का दर्जा दिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जी हाँ, ये बात भूलनी नहीं है। इनका ओरिजिन बेसिकली है तो मणिपुर से, देव डोंगर नाम का कोई विलेज है, और इनकी जो ट्राइबल डेटी होते हैं वो है वामन देव जी, और वो उनका एक टेम्पल भी है देव डोंगर में। बेसिकली 2 तरीके की ट्राइब्स होती हैं इनमें भी, एक तो होती है पहाड़ पट्टिया कामर जो कि माउंटेन्स पे रहते हैं, माउंटेन ड्वेलर्स होते हैं। एक होती है बुंदर जीवा कामर जो कि प्लेन्स में
रहती है। और ये हुआ हमारा ट्रैवल ग्रुप से रिलेटेड आर्टिकल। अब आते हैं कैश्यू नट्स, काजू। गोवा के काजू होते हैं एक तरीके के, और काफ़ी टेस्टी होते हैं, काफ़ी यूनिक होते हैं। इनको जीआई टैग मिला है, जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। और बेसिकली ये वाले काजू पोर्तुगीज़ लाए थे 16th सेंचुरी में। जी हाँ, ये नेटिव तो ब्राज़ील के थे, लेकिन पोर्तुगीज़ के साथ ये यहाँ पे आ गए और गोवा में उगाए गए और हमें काफ़ी हेल्प की। मतलब ये इनको हमने काफ़ी एक्सपोर्ट किया, काफ़ी इनका प्रोडक्शन किया, तो हमने गोवा ने काफ़ी कमाया इनसे बेसिकली। ठीक है, ऐसा होता है। देखो इसके ऊपर ऐसा ऐसा कैशू एप्पल बोलते हैं इसको, इसको भी खाते हैं। और ये इसमें काजू होता है, इसको भी खाते हैं हम। और ये काफ़ी न्यूट्रिशियस होता है, काफ़ी टेस्टी होता है, इसीलिए हमने इन्हें जीआई टैग दिया है। मज़े की बात यह है कि इंडिया वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है काजुओं का। और इंडिया के अंदर की बात करें तो महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है इंडिया में काजू। यस। और ये एवरग्रीन ट्री है। नेटिव कहाँ का है तो नॉर्थ ईस्ट ब्राज़ील, जैसा कि मैंने बताया था। अब क्योंकि इंडिया में उग रहा है, यानी कि ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स में ये कल्टीवेट किया जा सकता है, क्योंकि इंडिया ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल में ही तो आता है यार, सिंपल है। हाँ यार, बात तो सही है। एवरेज टेम्परेचर की बात करें तो 25 से 30 डिग्री सेल्सियस चाहिए होगा। और एनुअल रेनफॉल 1000 से 1500 मिलीमीटर। ये एडिबल है, ऑफ कोर्स खा सकते हैं। इसका कैशू एप्पल भी खा सकते हैं। इनफैक्ट इतने सारे विटामिन और इतने मिनरल्स मिलेंगे आपको, विटामिन ए, सी, आयरन, प्रोटीन, फाइबर, हेल्दी फैट्स, मैग्नीशियम, कॉपर, मैंगनीज, फॉस्फोरस। ओह माय गॉड, दैट्स टू मच। यस, तो यूपीएससी वालों, जो भी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इनको खाना स्टार्ट कर दो। मतलब काजू यार सभी खाते हो, काजू बादाम अच्छा रहता है दिमाग के लिए। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? ठीक है। अब आगे बात आती है कैश्यू शेल लिक्विड की। इसकी जो शेल का लिक्विड होता है वो, उससे हम पेंट्स वगैरह में प्रोडक्शन में काम में लेते हैं, या फिर बाकी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में भी। ठीक है, कैश्यू नट बटर बनाने में भी काम आता है। यूनिक है भाई, अलग ही इसकी एक फ्लेवर है, अलग ही टेस्ट है, क्योंकि क्लाइमेट गोवा का ऐसा है, ट्रेडिशनल फार्मिंग प्रैक्टिसेस यूज़ होती हैं, तो एक अलग ही यूनिकनेस आती है। जीआई टैग हमने पहले ही पढ़ रखा है कई बार। क्या होता है, कोई भी प्रोडक्ट में कुछ यूनिक बात होती है, अगर क्योंकि जिस टेरिटरी में, जिस जोग्राफिकल लोकेशन में वो उगाया जा रहा है, वहाँ पे कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिसकी वजह से प्रोडक्ट में कुछ यूनिकनेस आ रही है, तो उनको जीआई टैग दे दिया जाता है, जिससे वो टैग मिलते ही उसकी वैल्यू काफ़ी बढ़ जाती है और उनको जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उनको काफ़ी फ़ायदा होता है। इकोनॉमिकली एक्सपोर्ट करते हैं तो हमें ज़्यादा वैल्यू मिलती है। ये सब बातें हैं। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। तो 10 साल तक के लिए ये वैलिड होता है और बाद में वापस इसको रिन्यू करा सकते हैं अगले 10 साल के लिए। नेचुरल हो या मैन मेड प्रोडक्ट हो, जीआई टैग मिल जाता है। और सिर्फ ऑथराइज्ड यूज़र जो वहाँ पे रिसाइड कर रहे हैं, जो वैसा ही प्रोडक्ट बना रहे हैं, उन्हीं को ये टैग यूज़ करने दिया जाता है। और बता दिया मैंने, रिन्यू हो जाता है। एडमिनिस्टर कौन करता है? कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स, डिज़ाइंस एंड ट्रेडमार्क्स, जो कि रजिस्ट्रार हैं जीआई के। और इशू कौन करता है? वो है जीआई रजिस्ट्री। और ये आती किस में है? अब देखो भाई, सिंपल है। जीआई टैग किसी प्रोडक्ट को दिया, उससे उसका प्रमोशन होगा, उससे उसका ट्रेड बढ़ेगा, तो ये आएगा डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, DPIIT।
मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। जी हाँ, जी हाँ। और GR रजिस्ट्री की बात करें तो वो आती है चेन्नई में। जी हाँ, चेन्नई में, याद रखनी है, GR रजिस्ट्री चेन्नई में आती है। अब बात करते हैं एक्ट की, जोग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 है, जो कि GR रजिस्ट्रेशन और प्रोटेक्शन के लिए रूल्स हैं उसमें। और ग्लोबल लेवल पे WTO का ट्रिप्स का एग्रीमेंट है, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जिससे ये गवर्न होते हैं। और मज़े की बात बताऊं, मज़े की बात ये है कि 2009 में एक तरह की अल्कोहलिक ब्रेवरेज गोवा से कैशू फेनी, इनको भी GI टैग मिला था। और इंडिया से सबसे पहले दार्जिलिंग टी को मिला था GI टैग। नेक्स्ट आता है मेरा युवा भारत। ये एक नया प्लेटफॉर्म है। ओके, किसके लिए है? युवा के लिए, यूथ के लिए, ताकि उनके स्किल्स डेवलप किए जा सकें, उनको लीडरशिप क्वालिटीज़ उनकी जो है डेवलप की जा सके, उनकी स्किल्स नर्चर करके उनको सोशल इनोवेटर्स हम बना सके। उनको बेसिकली अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएंगी कि आप भारत के विकास में भागीदार बने, है ना। उनको काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएंगी पार्टिसिपेट करने के लिए। वॉलंटरीली आप आएँ और स्किल अपने डेवलप करें, पार्टिसिपेट करें, ठीक है। मस्त प्लान है। तो ये ऑटोनॉमस बॉडी होगी, टेक ड्रिवन होगी, डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स के अंडर आएगी। और ये लॉन्च अक्टूबर 31 को होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि उस दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल की बर्थ एनिवर्सरी होती है, और उसी दिन हम नेशनल यूनिटी डे भी बनाते हैं। इसमें सेंट्रल यूथ डेटाबेस भी होगा कलेक्ट। यूथ बेसिकली कौन होता है? कौन होता है? हर कोई नहीं होता, 15 से 29 साल वाले ही होते हैं। और एडोलेसेंट की बात करें तो 10 से 19 वाले, ठीक है। और ये बेसिकली एक तरीका का युवा सेतु हो जाएगा, एक तरीका का ब्रिज बिटवीन गवर्नमेंट एंड सिटीजन्स, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। डिटेलमेंट, बेसिकली आपने सुना होगा कि बक्सर डिस्ट्रिक्ट में बिहार की, वहाँ पे जो ट्रेन है वो उसके कुछ कंपार्टमेंट्स पटरी पे से उतर गए, डीरेल हो गए, तो ऐसा हुआ। और ऐसा कुछ एक्सीडेंट ओडिशा में भी, बालासोर में हुआ था कुछ टाइम पहले। तो बस हमें ये थोड़ा ये याद रखना है कि ऐसे एक्सीडेंट्स हुए, ठीक है। और ट्रेन से रिलेटेड जब एक्सीडेंट्स की बात होती है तो उसमें एक इनिशिएटिव आता है, कवच इनिशिएटिव। ये बेसिकली इंडिया ने ही डेवलप किया है। ऐसा सिस्टम होता है जिससे सेफ्टी बढ़ाई जा सके रेल की। कैसे? ये बेसिकली कोलिजन वगैरह में प्रिवेंट करने में काम आता है। तो अगर ट्रेन आ रही है तो ये कोलाइड ना हो, भिड़े नहीं, इसलिए ऐसा सिस्टम होता है कि पहले ही पता पड़ जाएगा सामने से ट्रेन आ रही है और वो ट्रेन अपने आप रुक जाएगी। जी हाँ, एक तरीका कवच बन जाएगा, इसलिए इसका नाम कवच इनिशिएटिव रखा गया है। तो बस ये याद रखना है आपको और कुछ नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही था और आई होप आपको अच्छा लगा हो। एंड या दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।